फैन तो चलेगा नहीं यहाँ सारे एक साथ हैं रहने तो बंद ही कर क्यों बंद करवा दे हाँ सारे देख लो शाइन तो नहीं कर रहा रिकॉर्डिंग ऑन हो गया और चलो तो हम लोग ने अभी तक जो है ग्रेविटेशन में जहाँ भी हमने एफ की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो पॉइंट मास के लिए की थी और उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू जी टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो m1 m2 दोनों जो होंगे वो पॉइंट मास हैं। अब क्या है कि हमने पढ़ा कि कंटिन्यूअस कोई सिस्टम है तो उस केस में हम क्या करेंगे, कोई हमारी एक बड़ी बॉडी है, ठीक है, पॉइंट मास नहीं, अभी कुछ भी शेप हो सकता है, मैंने स्क्वायर जैसा बना दिया कुछ, ये कुछ भी शेप हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी वजह इसकी और एक और दूसरा मास है, ये m1 मास है और ये m2 मास है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अभी m2 को भूल जाएंगे, जहां m2 रखा हुआ है सिर्फ वो वाला पॉइंट ले लेंगे और इस पॉइंट को हम लोग कह देंगे कि ये p पॉइंट है, ठीक है। और इस p पॉइंट पे इस मास की वजह से हम लोग E निकालेंगे, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ग्रेविटी पढ़ा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा और ग्रेविटेशनल फील्ड जब आ जाएगा तो इसको अगर हम लोग m से मल्टीप्लाई कर दें, कौन सा m जो यहां पे रखा हुआ था, m2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा फोर्स है, ठीक है। इसको हम कहते हैं टू स्टेप थ्योरी, हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, टू स्टेप थ्योरी यूज कर रहे हैं। नाम में कुछ रखा नहीं है, ठीक है। पहले स्टेप में हमने क्या किया था, हमने E की वैल्यू निकाली थी और E किसकी निकाली थी, हमने बड़े वाले बॉडी की निकाली। तो हम लोग सबसे पहले जो है E ऑफ बिगर बॉडी निकालें, ठीक है। एंड दूसरा स्टेप हमारा होगा F की जो वैल्यू होगी वो m टाइम्स E, F निकालें, ये ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन्फ्लुएंस निकालेंगे, हमारा E क्या है, इन्फ्लुएंस है। उसके बाद हम लोग फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। बात क्लियर है, यस। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, a particle of mass m is placed at a distance small d from one end of the uniform rod with length L, d distance L and mass m as shown in the figure, हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास L है, इसका लेंथ L है और मास m है। एक पॉइंट है, ठीक है, जो कि यहाँ से यहाँ तक d डिस्टेंस, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो मास रखा हुआ है वो स्मॉल m रखा हुआ है, ये उसने क्वेश्चन बोला, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड of gravitational force
ऑन द पार्टिकल ड्यू टू रॉड तो करना क्या है कि पहले इस मास को हम लोग भूल जाएंगे, सिर्फ इस पॉइंट को याद रखेंगे और ये हमारा पॉइंट P है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे हम लोग E निकालेंगे, किसकी वजह से, इसकी वजह से, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देख लिया था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, gm अपॉन a प्लस ये हमने अज्यूम किया था कि ये a है, इस केस में उसने d दे रखा, ठीक है, तो यहां बस a की जगह पे आप d दे, बात समझ में आ रही है, ठीक है, e हमने निकाल दिया, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब हम चाहते हैं कि इस पे हमारे फोर्स की वैल्यू हमें मालूम चल जाए, तो फोर्स की वैल्यू जो होगी, यहाँ जो मास है उसको आप e से मल्टीप्लाई, तो मास gm अपॉन d प्लस हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, F इज इक्वल टू G टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा जो मास था ये पॉइंट मास नहीं था, तो इसलिए ये हमारा फॉर्मूला इनवैलिड हो गया, तो ये हमारा इनवैलिड हो गया, तो इसके लिए आया टू स्ट्रक्चर। पहले हम लोग बड़े वाले बॉडी का जो है उस पॉइंट पे हम लोग E निकाल लेंगे और फिर उसको मास से मल्टीप्लाई करके हम लोग F निकालेंगे। ये टू स्टेप यूजिंग हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज करते हैं, क्योंकि वहां भी जो है पॉइंट चार्ज ही होता है फॉर्मूले। तो चलो एक हमने अभी देख लिया, रॉड के केस में हमने E को देख लिया, ग्रेविटेशन फील्ड की फॉर्मूला देख लिया। अब दो चार और हम लोग कंटीन्यूअस बॉडी ले लेते हैं और उस केस में देख लेते हैं कि E की वैल्यू क्या है, ठीक है। एक सपोज कर लीजिए रिंग है, रिंग, ठीक है, और सपोज कर लीजिए इसका रेडियस r, ठीक है, और एक्सिस के अराउंड ये पॉइंट P है और डिस्टेंस हमने ले लिया x, ठीक है। इस केस में हम लोग E की वैल्यू देखना चाहते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, E इज इक्वल टू gm x r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, एक्सिस के अराउंड x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस के अराउंड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेंगे, एक्सिस चेंज करेंगे E की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, तो gmx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। नाउ सपोज कर लीजिए ये पॉइंट हमारा इसके सेंटर पे, ठीक है, रिंग के सेंटर पे, तो x सेंटर के केस में x की वैल्यू कितनी होगी, ये हमारा पॉइंट P यहीं पहुंच गया, इसके सेंटर पे पहुंच गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0। x की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो E की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें पुट कर दो 0, x की वैल्यू 0, 0 डिवाइड 0, भैया x 0 हो गया तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल बी 0, ठीक है।
एट इंफिनिटी देख लेते हैं, x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू इंफिनिटी होगी भैया। ये वाला पॉइंट हम लोग बहुत दूर लेके चलेगा, ठीक है। अब देखो इस केस में e की वैल्यू कितनी आएगी, x को अंदर ले जाओ, ठीक है, या इसको बाहर आप ले जाओ, कुछ भी कर लो आप इसको बाहर ले आओगे तो ये x टू द पावर स्क्वायर है, तो आप x स्क्वायर जो है बाहर ले लो, रेज़ टू द पावर 3/2, तो इट विल बी x स्क्वायर 3/2, ठीक है, हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ हो गया हमारा r/x का स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू द पावर 3/2 अपॉन न्यूमरेटर में gmx, ये कितना हुआ x रेज़ टू द पावर क्यूब हो गया, ठीक है, तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और वैल्यू अगर a की वैल्यू हम लोग लिमिट निकाल दोगे, ठीक है, तो इस केस में भी e की वैल्यू जो है कितनी आने वाली है, 0, ठीक है, इस केस में भी e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अरे यहाँ 0, यहाँ इंफिनिटी रखोगे तो ये 0 हो गया, 0 + 1 विल बी 1, तो ये खत्म हो गया। अब ये हमारा हो जाएगा x क्यूब और एक x गया तो x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह पे इंफिनिटी रख दो तो 1/∞ विल बी 0, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होगा। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, d/dx निकालना, हम लोग मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, तो d/dx निकालो और इसको 0 से करो, ठीक है, तो x की वैल्यू जो होगी वो r/√2, तो x की वैल्यू जब r/√2 होगी तो उस केस में हमारे e की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी, तो यानी कि पहले 0 है, x जब 0 होगा ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा e है, ठीक है, तो x हमारा जब 0 है तब 0 है और x इंफिनिटी है तब भी 0 है, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, इंफिनिटी में जाके ये 0 हो जाएगा, ये x = r/100, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इन केस ऑफ रिंग जो होगा वो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन कम करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा कंप्लीट करना है, तो डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है या डायरेक्ट आपको वो ग्राफ दे देगा और पूछेगा कि कौन सा ग्राफ सही है फॉर रिंग, तो कुछ वैसा ग्राफ है, ठीक है। आगे बढ़े, अगली जो चीज है वो है स्फेरिकल शेल, फॉलो स्फेरिकल
अब यहाँ तीन केसेस बनेंगे, एक इनसाइड होगा, एक ऑन दी सरफेस होगा और दूसरा जो है वो आउटसाइड होगा। तो आउटसाइड के केस में आउटसाइड में हम लोग अज्यूम करेंगे, जब पॉइंट ये पॉइंट पी की बात कर रहा हूँ, पॉइंट पी है आउटसाइड, तो पॉइंट पी जब आउटसाइड होगा तो उस केस में हम लोग अज्यूम करेंगे कि इसका टोटल का टोटल मास कहाँ है, उसके सेंटर, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे, तो हमारा ई जो होगा वो जी एम, सॉरी इसका मास एम है, ठीक है, जी एम अपॉन एक्स प्लस एक्स प्लस, ठीक है। पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है वो से पी तक का डिस्टेंस कितना था, एक्स, ठीक है। एक्स का सरफेस के केस में, सरफेस के केस में भी यही होगा, बस एक्स की जगह पे आर आ जाएगा, तो ई की वैल्यू जो हो जाएगी वो जीएम अपॉन आर, ठीक है। इनसाइड के केस में, इनसाइड सपोज कर लीजिए यहाँ इस यहाँ पे होता हमारा, तो एक इमेजिनरी मैंने बताया था उस दिन भी, एक इमेजिनरी हम लोग सर्किल बनाते हैं और इसके अंदर मास कितना है भैया, ये स्फेरिकल शेल है, हॉलो स्फेयर, ठीक है। तो सारा का सारा मास तो बाहर है, अंदर तो कुछ मास है नहीं क्योंकि हॉलो है, तो इसके अंदर मास कितना होगा, कुछ नहीं होगा, तो इस केस में ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो हमारा ग्राफ जो है वो ऐसा, एक्स आर जब होगा तब हमारे वैल्यू है, उससे पहले 0 होगा, ये इनसाइड के लिए और ये आउटसाइड। यहाँ ई हमारा 0 होगा और इस केस में ई हमारा हो गया। अगला जो होगा वो स्क्वायर होगा, सॉलिड स्क्वायर, सॉलिड स्क्वायर देखने में तो डायग्राम वैसा ही है जैसा हॉलो के केस में, लेकिन हमें मालूम है कौन सा हॉलो है और कौन सा जो है यहाँ पे पॉइंट भी है। आउटसाइड में फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, सरफेस में भी फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ इनसाइड के केस में हमारा फॉर्मूला इस केस में ठीक है, क्योंकि अब जैसे मैंने वहां कहा था कि अगर सपोज दैट इस पॉइंट पे होता तो हम लोग एक इमेजिनरी सर्किल लेते हैं और उसके अंदर मास देते हैं, अब यहाँ पे मास होगा हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होगा। मैं डेरिवेशन नहीं कराने जा रहा हूँ, तो डायरेक्ट ई की वैल्यू में लिख देता हूँ जी एम एक्स अपॉन आर, ठीक है।
ग्राफ हमारा ये हमारा x है। तो यहाँ देखो e और x के बीच में हम लोग ग्राफ देखते हैं। इनसाइड के केस में ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, सिर्फ e जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। सरफेस पे x की वैल्यू जो है आप r रख दो, तो यानी ये मैक्सिमम चला गया और x की वैल्यू r हो गई, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा हो गया, तो ऐसे, तो यहाँ पे हमारा e जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, और यहाँ पे e जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ये जो है इनसाइड के लिए और ये आउटसाइड, और सरफेस पे ये वाला होगा, तो सरफेस पे मैक्सिमम आएगा। तो रॉड के केस में हम लोगों ने देख लिया ई का फॉर्मूला, और उसके बाद हम लोगों ने रिंग देख लिया, शेल देख लिया, एंड देन सॉलिड स्फीयर। अगला जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at a point in the gravitational field of a body, is defined as the amount of work done in bringing the body of unit mass from infinity to that point. Suppose कर लीजिए एक पॉइंट है, इस पे कोई हमारी बॉडी रखी हुई है, यहाँ पे इस पॉइंट ए पे कोई बॉडी रखी है, ठीक। तो अगर कोई बॉडी है, मास होगा तो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा इसके चारों तरफ। सर्टेन डिस्टेंस यहाँ दे दूंगा तो यहाँ पे वैल्यू कुछ होगी, यहाँ कुछ होगा, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। अब ये पॉइंट मास ही है, तो पॉइंट मास का तो और आसान होता है, कैपिटल G m/r², ठीक है। अब एक दूसरा पॉइंट है, दूसरा यूनिट मास है, इस केस में m की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, 1 kg, इसे कह लो आप पॉइंट बी, और ये पॉइंट बी कहाँ है, इंफिनिटी पे, कहाँ पे, इंफिनिटी ना। इस पॉइंट बी को मैं ए पे ला,
ठीक है, मैं इन्फिनिटी से कोई एक बॉडी लिया और मैं उसे एक के करीब ला रहा हूं, और ला कैसे रहा हूं, बहुत ही स्लोली ला रहा हूं, यानी ए की वैल्यू जो है वो 0, कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, ठीक। तो इस केस में कोई वर्क डन होगा, भाई कोई ला रहा है तो वर्क डन होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स बी से ए लाने में कोई वर्क डन करेगा, ठीक, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल कहेंगे, VA माइनस। अब अगर ये यूनिट मास नहीं होता तो वर्क डन जो है वो मास से डिवाइड है। तो जनरल फॉर्मूला ये है, VA माइनस VP इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम ब्रिंगिंग B to A डिवाइडेड बाय दैट मास, जो ये टेस्ट पॉइंट का जो मास है, जिस मास को हम लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है, इसके मास से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। देखते हैं हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक क्वेश्चन नोट कर लो। Work done by external force will be equal to VA minus VB। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पोटेंशियल को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, work done by external force for bringing any test mass from B to A। जल्दी से क्लियर हो जाएगा। If potential at point P, if potential at point P is 100 joule per kg, 100 joule per kg, and 20 joule of work, and 20 joule of work has to be done in moving 5 kg from P to Q। 5 kg मास को हम लोग मूव करा रहे हैं, ठीक है, और वर्क डन होगा वो 20 जूल, ठीक है। फ्रॉम P to Q फाइंड पोटेंशियल एट Q, VQ की वैल्यू निकाल। तो हम लिख सकते हैं VQ माइनस VP इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। VQ की वैल्यू तो निकालनी है, VP की वैल्यू 100, वर्क डन कितना होगा 20 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो यहाँ से हमारा VQ आ जाएगा, ये 4 हुआ 104 जूल पर मिनट। बस ध्यान ये देना होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में V का जो है यूनिट जो होता है वो डिफरेंट होता है देन यहाँ, क्योंकि हम लोग वहाँ पे चार्ज के काउंट से बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग मास के काउंट से बात करते हैं,
बाकी सारी चीजें सेम। ठीक है, आगे बढ़े। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे पॉइंट मास के लिए, रिंग के लिए, शेल के लिए, एंड देन उसके सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए पॉइंट मास। पॉइंट मास पॉइंट मास है, मास है ना, एंड सर्टेन डिस्टेंस p डिस्टेंस पे मैं निकालना चाहता हूँ। दोनों के बीच जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो अज्यूम कर लीजिए r। तो v की जो वैल्यू होगी v इज इक्वल टू माइनस g अपॉन r, माइनस जी एम अपॉन r। अब मल्टीपल हमारे पास पॉइंट मास आ गए, मल्टीपल आ गए, तो मल्टीपल के केस में क्या करेंगे, इस पॉइंट P पे निकालना है और मल्टीपल हमारे पास आ गया। यहाँ पे M1 है, डिस्टेंस R1, यहाँ पे M2 है, डिस्टेंस R2 है, यहाँ पे R3 डिस्टेंस पे M3। तो VP निकाल, तो VP यहाँ होगा V1 प्लस V2 प्लस V2। V1 की वैल्यू माइनस जी M1 अपॉन R1 माइनस जी M2 अपॉन R2 माइनस जी M3 अपॉन एंड सो ऑन। अगर और भी होते तो हम लोग आगे बढ़ते चले जाते। बात समझ में आई बात? ऐसा ही हम लोग ई की केस में भी क्या करते हैं, ठीक है। बस इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें कोई हेडेक ही नहीं, डायरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। फाइंड द ग्रेविटी, नोट कर लिया, नोट कर। Okay. Find a gravitational field. Find gravitation. Sorry, potential. Find gravitational potential at the center of. At the center of. At the center of equilateral triangle. As shown in the diagram. As shown in the diagram. इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए। सपोज कर लीजिए सबका साइड जो है वो एक, ठीक है, और इस पॉइंट पे हमें निकालना है, इस ये हमारा पॉइंट P है। ओके, हमारे चार्जेस कहाँ रखी हुई हैं, इनका वर्टेक्स पर चार्जेस की मास बार बार जो है वो, क्योंकि सारा एनालॉगस चल रहा होता है पॉइंट मास के बारे में। नाउ लेट्स अज्यूम
ये सारा लेंथ जो है वो x, ठीक है। तो तीनों के तीनों x की वैल्यू बराबर है, तो एक x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। एक ये छोटा सा पैंडल है, एक ये छोटा सा पैंडल है, इसको मैं अलग से बना देता हूँ। इसकी वैल्यू हमने अज्यूम कर ली x, ठीक है, और ये हमारा a बाई, ठीक है। इक्विलैटरल एंगल है तो पूरा एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है, तो ये हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज ऑफ बेस cos 30 will be बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो होता है। cos 30 की वैल्यू कितनी आती है, √3/2। x को इधर ले जाओ, x will be √3/2 that is a by √3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a by √3। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इनका एक बार पेयर बनाना है, इनका एक बार पेयर बनाना है और इनका एक बार पेयर बनाना है, तीनों का पेयर बना के और उसे फिर सम करना है। तो Vp हमारा जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V2 माइनस GM अपॉन R की वैल्यू हमने निकाल दी x है, ठीक। तो x हमारा a बाई √3, a बाई माइनस GM अपॉन a बाई √3, GM a by √3, so it will be minus 3 GM a by √3 that is minus 303 GM upon a। ध्यान दीजिए, जब हमने इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन फील्ड जब निकाला था तो इस पॉइंट पे 0 आया था। मैंने बताया था कि अगर सिमेट्री होगी तो उस केस में जो है 0 आएगा, लेकिन V जो है वो 0 नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वो एडिशन के बाद 0 हो गया, लेकिन ये 0 नहीं है। इसके देखो, ठीक है, फटाफट नोट कर। चलो, एक और क्वेश्चन हम लोगों ने वहां पे किया था, उसको हम लोग यहाँ दोबारा करते हैं इन केस ऑफ पोटेंशियल। ये क्वेश्चन आ चुका है, एक्स एक्सिस दे दो, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है। स्केल थोड़ा सा गड़बड़ है, डिस्टेंस थोड़ा बढ़ना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैं उसको बढ़ाने का, ये 8 मीटर है, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 मीटर, ठीक है। अब इस पे जो मास रखा हुआ है वो रखा हुआ है सब पे 2 kg रखा हुआ है, और ये इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कि अगला जो है 16 होगा और 16 पे जो है वो 2 kg रखा होगा, ठीक है। तो ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा।
और मुझे VO पे निकालना है, ये VO की वैल्यू पोटेंशियल एट O, ये मुझे ठीक है। भैया इसका एक बार पेयर इससे बनाओगे, फिर एक बार पेयर इन दोनों का बनाओगे, फिर एक बार इन दोनों का बनाओगे, फिर एक बार इन दोनों का बनाओगे। ठीक है, तो बनाते माइनस जी एम की वैल्यू उसने 2 दे रखी है अपॉन आर 1 माइनस जी एम अपॉन आर माइनस जी एम अपॉन आर माइनस जी एम, सॉरी एम की वैल्यू तो लिख ही दो, ठीक है। एंड ये चलता जाता है। अब इसमें से कुछ चीजें कॉमन है, G/2 G2 कॉमन है, यानी -2G आप कॉमन है, ठीक है, -2G कॉमन है, तो बचेगा क्या 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो। अब यहां देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस केस में क्या बन रहा है कि हमारा जीपी बन गया, और जीपी को चेक करने का तरीका ये होता है कि पहला जो है वो ए होगा, दूसरा एआर होगा, तीसरा एआर क्यूब होगा, चौथा जो है एआर रेज़ टू द पावर 4 होगा, और जितने तक जाना होगा उतने तक वो चलेगा। तो ए की वैल्यू देखते हैं, ये हमारा ए, तो ए की वैल्यू कितनी है, पहला टर्म कितना है 1, तो ए की वैल्यू 1 ना, इसमें काहे से मल्टीप्लाई करोगे कि ये बन जाएगा। देखो ए में किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर हो जाएगा, किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे ए में, यहां से यहां जाने के लिए काहे से मल्टीप्लाई करोगे आर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहां से यहां जाने के लिए आर से फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहां से यहां जाने के लिए आर से मल्टीप्लाई करोगे, यानी आर से बार-बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां से यहां जाने के लिए किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे आर से, तो आर की वैल्यू इस केस में क्या होगी 1/2 होगी कि नहीं होगी। इसको अगर 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिल जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से तो ये मिल जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से तो ये मिल जाएगा, यानी r की वैल्यू कितनी है 1/2। तो सबसे पहला काम तो ये करना होता है कि a और r की वैल्यू निकालना।